नमस्कार। मैं प्रोफेसर नूतन गुप्ता, कमला राय कॉलेज गोपालगंज। प्यारे छात्रों, आधुनिक यूरोप के इतिहास में हम लोग रूसी क्रांति का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विस्तृत चर्चा किया था। अब उसे आगे बढ़ाते हुए हम लोग 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के परिणाम एवं प्रभाव की चर्चा आज करेंगे। इससे संबंधित ई नोट्स हमने आप लोगों को उपलब्ध करा दिया है। छात्रों, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण बल्कि युगांतकारी कही जा सकती है। इसका प्रभाव न केवल रूस पर बल्कि तत्कालीन यूरोप एवं यूरोप से भी बाहर पूरे विश्व पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसके प्रमुख प्रभावों की चर्चा हम लोग एक एक कर प्रारंभ करें। प्यारे छात्रों, आप अपनी सुविधा अनुसार इसके परिणामों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्य परिणामों के शीर्षक के तहत भी उत्तर लिख सकते हैं। इससे आपको इस तरह से यदि आप क्लासिफिकेशन कर देंगे तो इससे आपको उत्तर लिखना भी आसान होगा और इसको स्मरण में रखना भी आसान होगा। इसका पहला परिणाम जारशाही शासन का अंत के रूप में आप देख सकते हैं। अभी तक वर्षों से चले आ रहे रोमनोव वंश का शासन रूस में था, किंतु 1917 ईस्वी की क्रांति ने हमेशा के लिए इस जारशाही व्यवस्था का अंत कर दिया और जारशाही व्यवस्था के स्थान पे वहाँ अब सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की स्थापना की गई। वास्तव में जहाँ की राजा का चुनाव नहीं होता था बल्कि वो वंशानुगत होता था, उसके स्थान पे अब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार की व्यवस्था अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इसका दूसरा जो परिवर्तन है, जो परिणाम है, वो आप देख सकते हैं इस रूप में कि वो चर्च एवं कुलीनों की प्रभुता का अंत हो गया। रूस में अभी तक चर्च और कुलीनों की प्रभुता चली आ रही थी, जिसका अंत हो गया और अब रूस में सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई। साथ ही साथ सर्वहारा वर्ग की संप्रभुता और सामाजिक समानता का विकास तत्कालीन रूस में एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है। लेनिन, स्टालिन जैसे विचारकों का उदय भी रूसी क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। लेनिन की आर्थिक पॉलिसी जो थी, नवीन आर्थिक नीति, जिसको एनईपी भी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं इसे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लेनिन और स्टालिन का जो उदय हुआ वह रूसी क्रांति के एक महत्वपूर्ण परिणाम थे और उन्होंने जो अपना कार्यक्रम किया, जैसे कि लेनिन की गृह नीति, जिसके संबंध में हमने आपको नोट्स दे दिया है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो लेनिन की गृह नीति के तहत एक महत्वपूर्ण बात थी, वह थी नवीन आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो कि एक महत्वपूर्ण देन है, योगदान है उसके रूस के विकास में। साथ ही साथ स्टालिन का उदय हुआ, जिसकी गृह नीति बहुत ही काबिले तारीफ है।
आए हम लोग थोड़ा सा इसके आर्थिक पॉलिसी की बात करें, जो कि रूसी क्रांति के आर्थिक परिणाम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति के बाद सरकार के गठन के पश्चात लेनिन ने जिस नीति को अपनाया उसे राजकीय पूंजीवाद या नियंत्रित पूंजीवाद कहा जाता है। यह नीति नवंबर 1917 ईस्वी से जुलाई 1918 ईस्वी तक चली। इस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा आर्थिक नियंत्रण पूंजीपतियों से छीनकर अपने हाथों में ले लिया गया था। उत्पादन पर भी इस नीति के अंतर्गत नियंत्रण रखा गया था। इस व्यवस्था में उद्योगों का आंशिक प्रबंध अपने पास रखा गया था। इसी कारण इस नीति को नियंत्रित पूंजीवाद भी कहा गया है। रूसी जनता की इच्छा थी कि सरकार को उद्योगों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहिए, अर्थात जनता उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के पक्ष में थी। अतः रूस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसने अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था। अतः रूस की सरकार ने नियंत्रित पूंजीवाद की इस नीति का परित्याग कर यौद्धिक साम्यवाद को अपनाया। इस नीति के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए, जैसे नियंत्रित पूंजीवाद को समाप्त कर दिया गया। दूसरा, समाजवादी तथा साम्यवादी कार्यक्रम लागू किए गए। तीसरा, कृषि की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया। अगला है राजकीय तथा सामूहिक फार्मों की स्थापना की गई। संपूर्ण भूमि पर राज्य का अधिकार माना गया। खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित किए गए। उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया इत्यादि। किंतु ये जो यौद्धिक नीति, साम्यवाद की नीति जो लेनिन ने लागू किया, यह बहुत प्रभावशाली नहीं रहा, बल्कि इसका उल्टा प्रभाव पड़ा। इससे स्थिति और बिगड़ गई रूस की। इस कारण से 1918 ईस्वी में जो ये यौद्धिक साम्यवाद की नीति लागू की गई थी, उसे मार्च 1921 ईस्वी में हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके स्थान पर नवीन आर्थिक नीति लेनिन ने लाया। इस नवीन आर्थिक नीति में सर्वप्रथम यौद्धिक साम्यवाद की आवश्यक अधिग्रहण की नीति को समाप्त कर दिया गया। यौद्धिक साम्यवाद की आवश्यक अधिग्रहण नीति के तहत पहले किसानों के अतिरिक्त उपज जो अनिवार्य रूप से वसूल लिया जाता था, उसे बंद कर दिया गया और किसानों से कृषि उत्पादन कर लिया जाने लगा। इस प्रकार गांव व शहर आर्थिक रूप से परस्पर जुड़ गए थे। साथ ही साथ नवीन आर्थिक नीति के तहत यह निर्धारित किया गया कि धनी व्यक्ति से अधिक कर लिया जाए, जबकि गरीब व्यक्ति से। नवीन आर्थिक नीति के तहत लेनिन ने कृषक सहकारिता को भी प्रोत्साहित किया। किसानों को वेतनभोगी श्रमिक रखने की सुविधा भी प्रदान की गई। राजकीय व सहकारी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे कि व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ी। कृषि के समान उद्योगों में भी सुधार किया गया। बड़े उद्योगों को सरकार के अधीन रखा गया, जबकि उनकी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन भी किए गए। वस्तु विनिमय का त्याग कर मुद्रा प्रणाली लागू की गई। इससे उद्योगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। आगे हम देखते हैं कि लेनिन ने नवीन आर्थिक नीति के तहत छोटे उद्योगों को उद्योगपतियों के अधीन ही रहने दिया, जबकि एक सहकारी बैंक को भी स्थापना की गई। रूस में बड़े उद्योग लगाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित व प्रोत्साहित किया गया। श्रमिकों की नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालयों की स्थापना की गई, जहां से उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम दिलाया जाता था। निर्यात को भी बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार देखते हैं कि लेनिन की नई आर्थिक नीति
से रूस को काफ़ी आर्थिक सुधार हुआ। साथ ही साथ हम देखते हैं कि रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप स्टालिन का भी उदय हुआ और स्टालिन की गृह नीति काफ़ी रूस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इसने सांस्कृतिक विकास पे काफ़ी जोर दिया था और आर्थिक विकास भी किया था। आर्थिक विकास में हम देखते हैं कि लेनिन ने 1925 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना किया और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया। इसे रूसी भाषा में प्यातिलेत्का कहते हैं और पहली पंचवर्षीय योजना 1929 ईस्वी में लागू की गई। जबकि भारत में कब की गई है? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई है? 1951 में, जबकि रूस में 1929 में ही पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आर्थिक सुधार के साथ साथ जो स्टालिन ने जो सांस्कृतिक सुधार किया है, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रमों में है मुख्य रूप से वो है कि उसने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। स्टालिन ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया और 3 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की, यहाँ तक कि अनिवार्य शिक्षा की भी व्यवस्था किया था। तकनीकी शिक्षा और महिला शिक्षा को भी उसने प्रोत्साहित किया। सांस्कृतिक विकास में स्टालिन ने क्षेत्रीय भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया और उसने क्षेत्रीय भाषाओं को लिपिबद्ध भी करवाया और प्रांतीय भाषाओं में शिक्षा वो कामकाज करने की अनुमति भी दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्टालिन और लेनिन की जो नीतियां थी, उनका जो प्रभाव था, यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम था रूसी क्रांति के लिए। इसके अन्य प्रभावों में देखें तो इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई और रूस, जो कि 1921 ईस्वी तक काफ़ी पिछड़ी स्थिति में था, वह देखते ही देखते विश्व के विकसित देशों की श्रेणी में आया। तो यह रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण परिणाम थे। अगले वीडियो में हम नई कक्षा के साथ, नए पाठ के साथ मिलते हैं।